अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मारिया बीबी के होते हुए ये मुमकिन हो जाएगा? मिर्ज़ा फाजली ने पूछा। मुझे नूरंग साईं का हुक्म हर हाल में मानना है। मुझे इस सिलसिले में किसी की भी कोई परवाह नहीं। मुझे रानी से शादी करनी है और कुछ नहीं। अजहर खान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कहाँ की रहने वाली है रानी? मिर्ज़ा फाजली ने पूछा। उसके बाप का नाम मुराद अहमद है, अजहर खान ने कहते हुए जेब से कागज़ निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिर्ज़ा फाजली ने वो कागज़ पढ़ा और सोचने लगा। फिर यकदम वो चौंका और बोला, अरे ये तो वही मुराद अहमद हैं। कौन? अजहर खान ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। पिछले साल ये हमारी इस हवेली में आए थे। इन्होंने यहाँ कुछ ज़मीन खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। आपने उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि इस गांव की जब भी कोई ज़मीन फ़रोख्त होती है तो वो आप खरीदते हैं, बाहर के किसी आदमी को खरीदने के लिए नहीं देते। हमने उनकी मेहमानदारी की थी, उन्हें 2 दिन तक इस गांव में रखा था और वो बहुत खुश हुए थे, मिर्ज़ा फाजली ने बताया। और हमने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। शायद वो इसी दिन के लिए अच्छा हो गया था। अदर खान सोचने लगा। मुराद अहमद का धुंधला सा चेहरा उसकी निगाहों के सामने आने लगा। मिर्ज़ा फाजली की याददाश्त बहुत तेज़ थी। वो किसी बात को मुश्किल से ही भूलता था। पता पड़ते ही उसे सब कुछ याद आ गया। क्या ये वही हैं? अगर वही है तो फिर इन दिनों की खिदमत और अच्छी मेहमान नवाजी अब काम देगी, अदर खान ने कहा। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने हमें उस इलाके का ही पता दिया था और हमें आने की दावत भी दी थी, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। मैंने तो 1-2 बार आपसे कहा था कि चलते हैं, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अजहर खान अपनी जगह से उठा और बोला, मिर्ज़ा चलने की तैयारी करो, हम अभी उनकी तरफ जाएंगे। आज के दिन से ही हम रानी की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और जितनी जल्दी होगा रानी को इस हवेली में अपनी बीवी बनाकर लाऊंगा। मैं अभी तैयार होता हूँ, मिर्ज़ा फाजली ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अजहर खान भी अपने में कमरे में चला आया। उसने मारिया से कहा कि वो उसके लिए एक अच्छा सा सूट निकाल दे और ख़ुद वो नहाने के लिए चला गया। जब वो नहाकर बाहर निकला तो मारिया ने सूट निकाल कर बेड पर रखा हुआ था। अजहर खान ने कपड़े बदले और कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाने का कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मारिया हैरत से देखती रह गई। रानी अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। अचानक उसने किताब से निगाहें हटाकर सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। फिर कुछ सोचा और किताब एक तरफ रखकर अपने पलंग से नीचे उतरकर एक अंगड़ाई ली और खिड़की से पर्दा एक तरफ हटाकर बाहर देखने लगी। शाम के साए रफ्ता रफ्ता दिन के उजाले पर गालब आ रहे थे। रानी ने कुछ देर बाद बाहर देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। रानी जब थक जाती तो उसकी बेहतरीन तफरीह ऊपर छत पर लटकता हुआ झूला होता, जिस पर बैठकर वो झूलते हुए अपने आप को पुरसकून महसूस करने लगती। ऊपर छत पर आकर पहले उसने एक छोटा सा चक्कर लगाया, इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर झूले में बैठकर झूलने लगी। इस वक्त रिमशा नीचे थी। उसे रानी की माँ ने अपने किसी काम के लिए बुलाया था। रिमशा उसकी अच्छी सास थी। वो मुलाजमा तो थी ही, लेकिन गपशप और दिल की बात करने के लिए भी बेहतरीन रफ़ीक थी। इस वक्त वो अपने आप को अकेली सी महसूस करने लगी। ये तो वो जानती ही थी कि जैसे ही रिमशा माँ के काम से फारग होगी वो सीधी उसके पास चली आएगी। दूर सूरज तकरीबन गरूब हो चुका था। उस जगह महज एक लाली सी दिखाई दे रही थी। परिंदे वापस अपने घोंसले को जा रहे थे। हवा में खनकी बढ़ गई थी। रानी ने अपने ऊपर शाल ली हुई थी,
इसलिए उसे सर्दी का एहसास कम हो रहा था। रानी ने अपनी निगाहें सूरज, आसमान और जाते हुए परिंदों से हटाईं तो अचानक उसकी निगाह नीचे फर्श पर एक जगह जैसे मंजमद हो गई। वो मुतहय्यर निगाहों से उसे देखे जा रही थी। अचानक उसके जिस्म में खौफ भी सरायत कर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से मुतहरिक हुई और उस जानब चल पड़ी जहां उसकी निगाहें ठहरी हुई थीं। वो उस जगह जाकर झुकी और उसने बहुत करीब से देखा। उसे लगा कि उसकी रूह कांप गई है, दिल जोर से धड़का है। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और छूने से पहले ही अपना हाथ रोक लिया। उसके सामने मुरा तुड़ा सरिया पड़ा था, वही सरिया जो रिमशा के हाथ में था, और उसने कहा था कि वो उसे जलेबी की तरह मरोड़ कर रख देगी। क्या रिमशा ने वाकई ऐसा कर दिया है? रानी ने सोचा और एक बार फिर उसके जिस्म में खौफ सुइयां बनकर दौड़ा। रानी अपनी जगह से उठी और जैसे ही नीचे जाने के लिए पलटी, वो ठठक कर रुक गई। सीढ़ी के पास रिमशा खड़ी अपने सीने पर हाथ बांधे उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ रानी साहबा? रिमशा ने पूछा। तुम कब आई? रानी ने पूछा। मैं तो अभी आई हूँ। ये तुमने किया है? रानी ने उसकी तरफ देखते हुए सरिये की तरफ महज इशारा किया। खौफ उसकी आंखों से मतरशे था। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? रिमशा ने कहा और मुस्कुराकर उसकी जानब बढ़ी। वो बेदस्तूर मुस्कुरा रही थी। लेकिन कैसे? तुम में इतनी ताकत है? रानी की हैरत बदस्तूर अपनी जगह थी। वो उसका चेहरा देखे जा रही थी। हाँ है, रिमशा ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो मुस्कुरा भी रही थी। उसने कहकर उस टेढ़े मेढ़े सरिये की तरफ देखा। रिमशा, ये कैसे किया है? रानी ने फिर पूछा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आप डर गई ना? रिमशा ने उसका सवाल जवाब देने की बजाय पूछा। तो मेरे सवाल का जवाब दो, रानी ने फौरन कहा। आप तो डर गई हैं, घबरा गई हैं। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रिमशा ने कहा। मुझ में इतनी ताकत है क्या? तुमने कहा था और ये हो चुका। तुम उस दिन बार बार कह रही थी कि इस सरिये को तुम मरोड़ कर रख दोगी। रिमशा हंसी और फिर बोली। आप पर अपनी ताकत का रूप डालने के लिए ऐसा किया था। पता है कैसे? मैंने हथौड़ा लिया, उसे टेढ़ा मेढ़ा किया और उसी जगह छोड़ दिया। बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे ये सब करते हुए। सब फजूल किया मैंने। रिमशा, तुम भी बस। रानी की जान में जैसे जान आई हो। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? बस आपसे मजाक किया है मैंने, माफी मांगती हूँ। अच्छा इधर आए, आपसे एक काम की बात करनी है, रिमशा ने कहा और रानी का हाथ पकड़कर उसे झूले में बिठाकर खुद उसकी पुश्त में खड़ी हो गई और रफ्ता रफ्ता झूला देने लगी। क्या काम की बात है? रानी ने पूछा। आप जानती हैं कि अम्मा ने मुझे क्यों बुलाया था? रिमशा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे क्या पता, वो आपकी शादी की फिक्र में लगी हुई हैं। जिस रिश्ते की बात आपसे की थी उसके लिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मनाऊं। अगर आपके दिल में कोई और बात है तो वो आप मुझे बता दें ताकि मैं अम्मा से कह दूं। मेरे दिल में कोई बात नहीं, इसलिए तुझे अम्मी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। तो फिर इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? रिमशा ने कहा। जिसके लिए अम्मा ने मुझे कहा है कि आपको मनाऊं, वो मैं अम्मी को बता चुकी हूँ, इसलिए मुझे मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या जवाब दूं? रानी बोली। इनकार, इनकार और इनकार। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। सब आपको इस रिश्ते के लिए मजबूर करने लगेंगे। फिर मैं क्या करूं? कुछ और कीजिए। तो क्या हाँ कर दूं? रानी ने सर उठाकर उसकी तरफ पीछे देखा। मैंने ऐसा नहीं कहा है। फिर जो मैंने कहा है वो तुम अम्मी से कह दो, रानी ने दो टोक कहा। मैं ऐसा कह दूंगी, फिर आपको मनाने के लिए बड़े भाई जान आएंगे, अब्बा जान आएंगे, क्योंकि आपकी शादी तो उन्हें करनी ही है। रिमशा ने कहा। बातें किए जा रही है, फिर कोई इसका हल भी बता, रानी ने उकता कर कहा। रिमशा उसके सामने आ खड़ी हुई। एक हल है। वो क्या? रानी ने उसकी तरफ देखा। मैं कह देती हूँ कि रानी साहबा कह रही हैं कि वो 4-5 दिन में सोच कर बताएंगी। रिमशा ने अपना ख्याल पेश किया। इससे क्या होगा? रानी ने फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा।
उससे ये होगा कि 4-5 दिन तो आपके सुकून से निकल जाएंगे, एक के बाद दूसरा आपको इस रिश्ते के लिए रजामंद करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारी बात तो ठीक है, तब तो शायद कोई जमींदार, बड़ा अमीर, गाड़ियों वाला, नौकरों की फौज रखने वाला और अपनी हर चीज का खुद मालिक आपकी जिंदगी में आ जाए। रिमशा ने अपनी निगाहें निचा कर कहा। रानी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा क्या? याद में से निकल आएगा? कहीं से भी अचानक रिमशा ने कहा। अभी कोई नहीं आएगा, जाओ तुम अपनी बात करके आओ, रानी ने कहा। लेकिन उसका दिल उसके लिए बेचैन सा हो गया और ख्वाहिश ने फिर सर उठा लिया कि काश कोई ऐसा अचानक उसकी जिंदगी में आ जाए और वो उसके साथ चल पड़े। क्या सोच रहे हैं आप? अचानक रिमशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम अभी गई नहीं हो, जाओ दफा हो जाओ, रानी शर्मा कर मुस्कुराई। रिमशा भी मुस्कुराई और सीढ़ियों की तरफ चली गई। रानी फिर झूलती हुई अपने ख्वाब में खो गई। रिमशा ने अचानक पलटकर रानी की तरफ देखा। वो मैनिखेज अंदाज में मुस्कुराई। सीढ़ी उतरते हुए उसकी पाजेब की छन छन सुनाई दे रही थी। जब से रानी ने कहा था, रिमशा ने वो पाजेब अपने पाँव का एक हिस्सा बना ली थी। कार अजहर खान खुद चला रहा था। उसके साथ वाली सीट पर मिर्जा फाजली बराजमान था। वो इस शहर में दाखिल हो गए। उनके पीछे अजहर खान के मुहाफिजों की कार थी, जो उसकी हदायत के मुताबिक शहर में दाखिल होते ही अपना रास्ता बदल चुकी थी और अब वो उस गली का पता पूछने के लिए किसी माकूल आदमी की तरफ देख रहे थे। अचानक अजहर खान ने कार की ब्रेक जगन की दुकान के सामने लगा दी और मिर्जा फाजली से कहा कि वो इस शख्स से पता दरियाफ्त करे। मिर्जा फाजली कार से बाहर निकला और जगन की दुकान में दाखिल होकर बोला, अस्सलामु अलैकुम। जगन, जो कि अपने काम में मसरूफ था, उसने गर्दन घुमाकर उसकी जानब देखा और बोला, वाह अलैकुम अस्सलाम। ये पता पूछना था, मिर्जा फाजली ने कहा और कागज जिस पर पता लिखा हुआ था उसकी जानब बढ़ा दिया। जगन ने पहले मिर्जा फाजली का जायजा लिया और फिर कागज का टुकड़ा हाथ में लेकर पता पढ़ा और उस गली के बारे में समझाकर कागज वापस कर दिया। मिर्जा फाजली उस दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन जगन तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वो उनकी कार उसकी दुकान से आगे नहीं चली गई। उनके जाने के बाद वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। अजहर खान की कार जब मुराद अहमद के घर के सामने रुकी तो ठीक उस वक्त मुराद अहमद अपने घर से बाहर निकल रहा था। वो कार देखकर रुक गया। कार में बैठे अजहर खान और मिर्जा फाजली ने देखते ही पहचान लिया था कि वो ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। अजहर खान को लगा जैसे उसने आधी कामयाबी पा ली। जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकले, उन्हें देखते ही पहचान में लाने के लिए मुराद अहमद को किसी वक्त का किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो खुशगवार हैरत के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ा। अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो आपका मेज़बान रहने का मुझे शर्फ हासिल हो चुका है, मुराद अहमद दोनों के पास जाकर बोला और मुस्कुराने लगा। शर्फ तो हमने हासिल किया था, अजहर खान ने कहा और दोनों बगलगीर हो गए। उसके बाद मिर्जा फाजली भी मिला। मुराद अहमद दोनों को ड्राइंग रूम में ले गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को देखकर, मुराद अहमद ने कहा। हमारी खुशी का आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपने 1 साल बाद भी हमें पहचान लिया, मिर्जा फाजली ने कहा। मुझे अच्छे दोस्तों को भूल नहीं जाया करता, मुराद अहमद ने कहा। जिस घर का नमक एक बार खा लूं, वो चेहरा हमेशा मेरी निगाहों में रहता है। दरअसल हम यहाँ ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए थे। डीलर के पास हाजिर स्टॉक में नहीं थे, कल आ रहे हैं। मैंने सोचा वापस जाने की बजाय क्यों न आपको तकलीफ दे दी जाए, अजहर खान ने कहा। इससे पहले भी कई बार कोशिश की आपसे मिलने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कमाल करते हैं आप, तकलीफ देने की बात कहकर आपने अपनों वाली बात नहीं की, मुराद अहमद ने शिकवा करने के अंदाज में कहा। अगर ऐसी बात है तो हम आपका शिकवा दूर कर देते हैं, एक रात का कयाम करेंगे हम, मिर्जा फाजली फौरन कहा और हंसा। एक रात की क्या बात हुई, आप दोनों अब मेरी मर्जी से जाओगे, मुराद अहमद ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा और तीनों हंस पड़े। मुराद अहमद कुछ देर के लिए कमरे से बाहर निकल गया तो मिर्जा फाजली ने अजहर खान के करीब होकर आहिस्ता से कहा,
अब वक्त कैसे बच सकता है, आप खुद देख लें। ये मैं भी नहीं जानता वक्त हमें किस सिमत ले जाता है। मुझे ये देखना है, अजहर खान ने मैनीखेज अंदाज में कहा। कुछ देर बाद जब मुराद अहमद दोबारा कमरे में आया तो उसके साथ उसकी बीवी भी थी। मुराद अहमद ने अपनी बीवी से उन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा, ये है अजहर खान जिनका मैंने जिक्र किया था। इनके गांव में मैं ज़मीन खरीदने के लिए गया था, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी हवेली में मेहमान रखकर मेरा दिल जीत लिया। मैं तो उस वक़्त से ही इन्हें देखकर खुश हो गया था कि ऐसा होनहार बेटा है कि मुझे उन पर रश्क आता है। अजहर खान और मिर्ज़ा फाजली ने पहले मुराद अहमद की बीवी को सलाम किया और फिर वो बोला, ये तो अब तक तारीफ किए जा रहे हैं, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया। उनके वालिद मोहतरम भी ऐसे ही थे, अपने वालिद मोहतरम की कापी हैं। जैसे वो नेक वैसे ही ये है, कोई बुराई नहीं। हालांकि इनके पास क्या नहीं है, पूरे गांव के मालिक हैं, लेकिन खादम की तरह हर एक के साथ पेश आते हैं। मिर्ज़ा फाजली ने मौका हाथ से ना जाने दिया और तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। मैं उनके लिए खाना तैयार करवाती हूँ, मुराद अहमद की बीवी कलसूम ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। ऐसा करता हूँ कि आपको ऊपर कमरे में ले जाता हूँ, वहाँ आप मुंह हाथ भी धो लें और कपड़े बदलना चाहें तो वो भी बदल लें, जैसे आप मुनासिब ख्याल करें। मिर्ज़ा फाजली ने फ़ौरन लुकमा दिया। मेरे बच्चे अपने अपने काम पर गए हुए हैं, शाम को वापस आएंगे तो उनसे भी मिलवाऊंगा, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, मुराद अहमद ने कहा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल गया। आपका घर तो बहुत अच्छा है, मिर्ज़ा फाजली ने तारीफ करते हुए कहा। उसे मैंने खुद तामीर कराया था, आजकल के नक्शे के मुताबिक तो नहीं, मुराद अहमद ने कहा और उन्हें लेकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। अजहर खान की निगाहें दाएं बाएं गर्दिश कर रही थी। सीढ़ियां चढ़कर सामने राहदारी थी। जैसे ही उन्होंने राहदारी में कदम रखा, उसी सना में रानी अपने कमरे से बाहर निकली और उन्हें देखते ही वो ठठक कर अपनी जगह रुक गई। अजहर खान की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और रानी की आंखें उसकी आंखों से टकराईं। रानी ने यकदम अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटाईं और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वापस कमरे में जाने लगी तो मुराद अहमद ने कहा, अरे बेटी, इनसे मिलो। रानी रुक गई। अजहर खान उसकी तरफ देख रहा था। मुराद अहमद ने कहा, मैंने एक बार जिक्र किया था कि गांव में मेहमान बनकर ठहरा था, ये है वो अजहर खान, और इनसे मिलो बेटा, ये मेरी लाडली बेटी रानी है। रानी का नाम सुनते ही अजहर खान के जिस्म में जैसे कोई लहर सी दौड़ी। उसने रानी की तरफ गौर से देखा। रानी ने भी अपनी पलकें उठाकर अजहर खान की तरफ देखा। उसकी पुरकशिश खूबसूरती ने जैसे पहली ही निगाह में रानी को घायल कर दिया हो। दोनों की निगाहें चार हुईं और रानी ने एक तबस्सुम के साथ सर को थोड़ा सा खम देकर अस्सलाम किया और वापस कमरे में चली गई। मुराद अहमद उन्हें लेकर आगे चला गया। रानी ने फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अजहर खान को जाता हुआ देखने लगी। रिमशा के बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर पहले मुराद अहमद अंदर गया। उसके पीछे मिर्ज़ा फाजली दाखिल हुआ और जैसे ही अजहर खान ने अपना एक कदम कमरे में रखा, उसने गर्दन घुमाई और रानी की तरफ देखा। एक बार फिर आंखें चार हुईं और रानी ने झट से अंदर होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी सांस तेज हो गई और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अजहर खान ने बहुत लड़कियां देखी थी, लेकिन रानी जैसी लड़की का हुस्न उसे किसी लड़की में दिखाई नहीं दिया था। वो उसे देखते ही मबहूत रह गया। उसकी आंखों के आगे उसकी सूरत महू ही नहीं हो रही थी। मुराद अहमद उन्हें कमरे में छोड़कर चला आया। मिर्ज़ा फाजली बाथरूम में था और अजहर खान कुर्सी पर बैठा रानी के ख्यालों में खोया हुआ था। कब मिर्ज़ा फाजली बाथरूम से बाहर निकला और किस वक़्त उसने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया, अजहर खान को पता ही नहीं चला। फिर मिर्ज़ा फाजली ने उसे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से हिलाया तो वो चौंका। कहाँ खो गए जनाब? मिर्ज़ा फाजली ने पूछा। ऐसा हुस्न मैंने पहले कभी नहीं देखा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद उसके लिए खूबसूरती लफ्ज़ से बढ़कर कोई और लफ्ज़ होना चाहिए, अजहर खान ने कहा। ये भी अच्छा हुआ था कि जब मुराद अहमद हमारे पास आया तो हमने खिलाफे तवक्का उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, जो आज काम आ गया। आप ठीक कह रहे हैं, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? मिर्ज़ा फाजली ने पूछा।
मुझे मुराद अहमद से खुद बात करके रानी का हाथ मांग लेना चाहिए। कुछ देर खामोश रहने के बाद अजहर खान ने कहा, वो जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं। मारिया बीबी से भी वो मिल चुके हैं। मिर्जा फादली ने कहा, मुझे हर हाल में रानी से शादी करनी तो है। अजहर खान ने कहा, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मिर्जा फादली, मैं सबको मार दूंगा, एक एक का खून कर दूंगा, रानी को बचा लूंगा और उसे अपनी हवेली में अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। मैं नूरंग साईं की बात हर कीमत पर पूरी करूंगा और फिर रानी तो किस्मत की देवी है, वो मेरे आंगन में आएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। अजहर खान ने सफाक लहजे में कहा, फिर भी आप जज्बात में कोई कदम ना उठाइएगा जनाब, जो भी करना हो वो पर्दे में रहकर ठंडे ठंडे कीजिएगा। मिर्जा फादली ने कहा, जो भी करूंगा पागलों की तरह नहीं करूंगा, लेकिन रानी से शादी के लिए कोई किसी से रियायत भी नहीं बरतूंगा। अजहर खान ने कहा। उसी असना में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मिर्जा फादली ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मुराद अहमद खड़ा था। उसके पीछे मुलाजम लड़का था जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर जूस का जग और खाली गिलास रखे हुए थे। सच बात तो यह है कि मुझे आपके आने की बहुत खुशी हुई, मुराद अहमद ने कहा। मुलाजम लड़के ने गिलासों में जूस डालकर अजहर खान और मिर्जा फादली को पेश करने के बाद कमरे से चला गया। एक पेशकश है आपके लिए, अजहर खान ने एक घोंट जूस का लेने के बाद कहा। वो क्या? मुराद अहमद ने कहा, गांव में एक जमीन बिक रही है, चाहें तो आप खरीद लें। मुराद अहमद हंसा, अब नहीं, तब कुछ पैसा मैं जमीन पर लगाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। जैसे आपकी मर्जी, शहर में कहीं फायदे का काम हो तो हमें भी बताएं। इस बार मिर्जा फादली बोला, हाँ क्यों नहीं, अब आपका खाना नाश्ता खाएं, उसके बाद कुछ लेने देने की बातें भी हो जाएंगी। रानी ने रिमशा की तरफ देखा जो अभी अभी ऊपर उस कमरे में आई थी। मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रही हो, मैं तो पास खड़ी नमक मिर्च दे रही हूँ, खाना तो आपकी छोटी भाभी तैयार कर रही हैं। क्या पक रहा है? बहुत कुछ है, गोश्त, बिरयानी, कीमा और बहुत कुछ। जानती हैं आप अजहर खान को? रिमशा ने बताते हुए पूछा। क्या बताना चाहती हो तुम उनके बारे में? रानी ने पूछा। अपने गांव के मालिक हैं, इतनी जमीन है कि नजर थक जाए, लेकिन जमीन खत्म नहीं होती। बहुत बड़ी हवेली है, बेशुमार पैसा, जानवर, नौकर, गाड़ियां, क्या कुछ नहीं है उनके पास। रिमशा ने तारीफ करते हुए बताया। रानी उसकी तरफ देखते हुए बड़े इश्तियाक से सुन रही थी। जैसे ही वह चुप हुई उसने पूछा, ये सब कुछ उनका अपना है? हाँ अपना है, जो कुछ भी है अकेले मालिक हैं, कोई भाई नहीं, बहन नहीं, दौलत, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ उनका है। रिमशा ने बताया। अकेले मालिक हैं? रानी ने फिर पूछा। हाँ अकेले मालिक हैं। तुझे किसने बताया है ये सब? अम्मा बता रही थी। अम्मा को अब्बा ने बताया, रिमशा ने बिला तामल कहा। रानी खो सी गई और सोचने लगी। रिमशा उसकी तरफ देखकर बोली, वैसे बहुत खूबसूरत हैं, आप भी कम खूबसूरत नहीं। मैं उनकी बात कर रही हूँ और मैं आपके बारे में कह रही हूँ, रिमशा ने कहा और मुस्कुराई। तो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है? रानी ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। रानी साहबा, आपके साथ रहते हुए मुझे एक अरसा हो गया है, किसी का जिक्र करते हुए ऐसी सुर्खी मैंने आपके गालों पर नहीं देखी। रिमशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या कहना चाहती है तू? रानी ने पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ, कहना तो आप चाहती हैं। रानी मुस्कुराई। रिमशा, एक बात बोलूं? बोले जी, हम तो सुनने के लिए तैयार खड़े हैं, रिमशा ने चहक कर कहा। अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात की थी ना तुमसे, उसकी जगह अगर ये हो जाए तो? रानी ने कहा और उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। इतनी जल्दी? एक नज़र का ये कमाल कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। रानी साहबा, क्या किसी के लिए इतना सोच लेने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है? रिमशा ने मतानत से उसकी आंखों में झांका। एक लम्हा बहुत होता है किसी से मोहब्बत और नफरत करने के लिए। रानी ने कहा, मोहब्बत वक़्त की मोहताज नहीं, मोहब्बत हो गई है आपको। मैंने मोहब्बत की बात नहीं की, एक नज़र देखा और बस वो मुझे पसंद आ गया। ना पसंद आना होता तो हजार नज़र भी कुछ ना कर सकती। रानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, नज़ारा हो चुका है। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खोला और ज़ीनत अपने माथे पर गुस्सा सजाए आ गई। तुझे पता है कि नीचे काम है, फिर तो ऊपर रानी के पास आ गई।
भाभी सब जानती है कि ये सिर्फ मेरी मुलाजमा है, रानी ने कहा। जब तक दूसरी मुलाजमा नहीं आ जाती ये पूरे घर की नौकरानी है। जीनत भाभी का लहजा इस्तहज़ाइया था। चलो मेरे साथ। रिमशा उसके साथ चल पड़ी। उसे जीनत पर गुस्सा आ गया था। वो दिल ही दिल में बोली, तुम्हारा मैं सोते हुए गला दबा दूंगी। रानी के इख्तियार में नहीं रहा। वो अजहर खान को देखते ही मदहोश हो जाने की कैफियत से दो चार हो गई। उसका दिमाग जैसे कुछ और सोचने की सलाहियत से महरूम हो गया। उसकी अकल एक ही जगह सलब हो गई। वो अजहर खान के बारे में सोचे जा रही थी। ऐसा कैसे ना होता। शैतानी कुव्वतों का मालिक नूरंग अंधेरे कमरे में बैठा बेहानत सूरत इख्तियार किए रानी के पुतले के सर को अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे में दबाए हुए था। उसकी गिरफ्त बढ़ती ही जा रही थी और रानी का दिमाग, दिल और आंखें सिर्फ और सिर्फ अजहर खान को देख रही थीं। आधी रात का वक्त था। दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। आधा चांद सितारों के संग अपने मौज में चला जा रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मुराद अहमद के घर के कमरे अंधेरे में या नीम रोशनी में डूबे हुए थे। सकूत ऐसा था कि जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। रिमशा के कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कमरे की दीवारों से जैसे खौफ धुएं की शक्ल में निकल रहा था। अंधेरे में एक दहशत थी। रिमशा अपने बिस्तर पर सर तक चादर लिए लेटी हुई थी। अचानक उस चादर के अंदर हरकत पैदा हुई, जैसे रिमशा को झुरझुरी ली हो। फिर वो साकत हो गई। कुछ देर के बाद रिमशा ने एक झटका लिया। उसके साथ ही उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और गहरे सकूत में वो खौफ बनकर दीवारों के साथ टकरा गई। अगर उस आवाज को कोई सुन लेता तो शायद वो खौफ और दहशत से चीख मार कर भाग जाता। उसके बाद यकदम फिर वही सकूत छा गया। अचानक एक तरफ रखी मोमबत्ती को आग लग गई। कमरे का अंधेरा मासूम हो गया। रिमशा सर तक चादर लिए चट लेटी दिखाई देने लगी। यकदम एक झटके से रिमशा उठी बैठी। चादर सिरक गई। चेहरा वादे हो गया। वो रिमशा का चेहरा नहीं था। वो कोई भयानक खौफनाक चेहरा था। लंबे स्याह बाल खुले हुए, आंखों की जगह सुर्ख अंगारे, कान बड़े, नाक लंबी, मुंह से जुबान निकली हुई और दांत ऐसे नोकीले कि जैसे तेज धार से हुए हों। वो अपनी जगह से उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे में तहलील होकर दूसरी तरफ निकल गई। वो अजीब अंदाज में चल रही थी। उसके धड़ में खम था और टांगे किसी जानवर से मुशाबे थी। वो भागती हुई जीनत के कमरे तक गई और तहलील होकर दरवाजे से अंदर चली गई। जीनत बेड पर बेखबर सोई हुई थी। रिमशा उसकी तरफ बढ़ी और अपने हाथ उसके गले की तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथों की उंगलियां लंबी और नाखून ऐसे थे कि जैसे किसी भी चीज को लगने की देर है वो चीज कटकर अलग हो जाए। जीनत की गर्दन और उसके हाथों में कुछ ही फासला था कि अचानक जीनत की आंख खुल गई। उधर उसकी आंख खुली और उधर भयानक सूरत वाली रिमशा गायब हो गई। जीनत ने खौफजदा निगाहों से दाएं बाएं देखा और उठकर साइड टेबल को रोशन किया। कमरे में खौफ था। ऐसा खौफ कि जीनत को महसूस हुआ कि उसका गला खुश्क हो गया है। दिल की धड़कन तेज हो गई है। वो उठकर बैठ गई। वो बार बार कमरे में दाएं बाएं अपनी निगाहें घुमाती हुई देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे अभी कोई उसके कमरे से बाहर निकला है। उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद अजहर खान और मिर्जा फाजली ट्रैक्टर खरीदने के बहाने से चले गए। जाते हुए मुराद अहमद ने पाबंद किया कि वो फारग होते ही वापस आएंगे, क्योंकि उसने अभी उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। अजहर खान भी ऐसा कब चाहता था कि वो चला जाए। वो जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद को हल किए बगैर नहीं जाना चाहता था। घर से बाहर निकलकर अजहर खान ये सोचना चाहता था कि वो अब क्या करे। उधर अजहर खान ऐसा सोच रहा था जबकि रानी कुछ और फैसला भी कर चुकी थी। वो इस वक्त मुराद अहमद के पास चली गई जब वो अपनी बेगम के साथ बैठे अजहर खान की तारीफें कर रहे थे। अबू, उनका गांव बहुत बड़ा है, रानी ने पूछा। यह पूरे गांव का मालिक ही है एक तरह से। उसकी ज़मीनें, पता नहीं क्या कुछ है वहाँ, मुराद अहमद ने बताया। अबू, मैंने कभी गांव नहीं देखा, रानी ने कहा। गांव की एक अलग ही बात होती है। सरसब्ज खेत, ऊंचे दरख्त, ताज़ा हवा, खुला माहौल।
मुराद अहमद ने खोए हुए अंदाज में कहा। तो फिर अबू चले उनके गांव। रानी ने फौरन कहा। मतलब हम सब? मुराद अहमद ने उनकी सर तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, सब चलते हैं, गांव देखेंगे, खूब मजा करेंगे, रानी ने खुश होते हुए कहा। हम सब तो नहीं जा सकते, मुराद अहमद ने कहा। मैं, आप और अम्मी चलते हैं, रानी ने कहा। ना भाई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे सफर नहीं होता, रानी की अम्मी ने तो फौरन इनकार कर दिया। रानी ने अपने अब्बू की तरफ देखा। तो फिर हम दोनों चलते हैं, जाने में हर्ज तो कोई नहीं, मुराद अहमद सोचते हुए बोला। फिर रानी ने बेचैनी से पूछा। मुझे भी बहुत से काम हैं, तुम चली जाओ, मुराद अहमद के मुंह से जैसे निकला हो। मैं अकेली? रानी ने पूछा। तुम रिमशा को ले जाओ और जो तैयार होता है उसे ले जाओ। अदर खान बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह, सआदतमंद है, सुलझा हुआ है, और बड़ी बात यह कि वो दूसरों की इज्जत करना जानता है, मुराद अहमद ने कहा। रहने दे, फिर चली जाएगी, रानी की माँ ने कहा। अभी चले जाए तो क्या है, कुछ नहीं होता, घर जैसा ही माहौल है वहाँ, मुराद अहमद ने कहा। तो मैं तैयार हो जाऊं, रानी ने जल्दी से कहा। साथ किसे लेकर जाओगी, मुराद अहमद ने कहा। रिमशा और जो भी कोई जाना चाहे, रानी ने कहा और वहां से चली गई। मुराद अहमद की बीवी ने रानी के जाने के बाद कहा, आप भी कमाल करते हैं, रानी ने कहा और उसे भेजने के लिए तैयार हो गए। अजहर खान की बीवी मारिया इतनी अच्छी आदत की है कि तुम भी एक बार मिल लो तो दोबारा मिलने के लिए जरूर जाओ। मैं उसके गांव में जमीन खरीदने गया था, लेकिन उसकी अपनायत ऐसी थी कि जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी हवेली में मारिया ने मेरी किसी बहू की तरह खिदमत की थी। तुम फिक्र ना करो, रानी जाएगी तो उसका जहन कुछ खुलेगा। कॉलेज से अपने कमरे में बंद हो जाती है, इसके अलावा भी कुछ देखने को मिलेगा और उसकी सोच में भी वुसअत पैदा होगी, मुराद अहमद ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। रानी की मां बात सुनकर चुप हो गई। बस से उतरते ही जगन ने दाएं बाएं देखा और सड़क अबूर करने के बाद सामने की एक गली की तरफ चल पड़ा। उसने अपने हाथ में एक कागज गोल करके पकड़ा हुआ था। वो चलता हुआ गली में चला गया। गली तंग थी लेकिन साफ सुथरी थी। जो ही वह मस्जिद के आगे से गुजरने लगा, असर की नमाज के लिए अजान होने लगी। उसके कदम उसी जगह रुक गए। वो वापस पलटा और मस्जिद के अंदर चला गया। पहले उसने गौर से अजान सुनी और अजान खत्म होने पर वो वजू करने के लिए एक तरफ चल पड़ा। असर की नमाज की अदायगी के बाद उसके कदम फिर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ वो जा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लगता था कि वो कोई जिक्र कर रहा है। उसी गली में आगे एक और मस्जिद थी, उसके साथ एक छोटा सा घर था। जगन्नाथ ने दरवाजे को आहिस्ता से बजाया। कुछ देर बाद एक बच्चा बाहर निकला। उसने सर पर सफेद टोपी ली हुई थी। अस्सलामु अलैकुम, बच्चे ने आते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हाफिज साहब हैं? जगन ने शफकत से पूछा। जी, एक मिनट। बच्चा अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो जगन को अपने साथ अंदर ले गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक कमरा था। दरवाजे के बाहर ही जगन ने अपने जूते उतारे और होले से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में फर्श पर एक कालीन बिछा हुआ था। एक बड़ी अलमारी थी जिसमें किताबों को बड़े करीने से रखा हुआ था। अलमारी के साथ ही नीचे एक छोटी मेज थी जिस पर लिखने का सामान और कुछ कागजात मौजूद थे। कमरे में ऐसी मुअत्तर खुशबू थी कि जो ही वह सांस के साथ अंदर जाती थी, पूरे जिस्म को एक अजीब से सुकून मिलता था। एक छोटी सी मेज के साथ ही एक सफ़ेद रंगरूप और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बराजमान हाथ में तस्बीह पकड़े हुए थे। उन्हें सादा सफ़ेद लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था। अस्सलामु अलैकुम हाफिज जी, जगन ने कहा और मसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देने के साथ जगन से हाथ मिलाए और खंदा पेशानी से अपने पास ही बिठा लिया। मैं मखल तो नहीं हुआ? जगन ने पूछा। नहीं नहीं, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बड़े अच्छे अंदाज में कहा। जगन चुप होकर बैठ गया। बुजुर्ग अपनी तस्बीह करते रहे। उनका नाम अब्दुल रहमान था। जब वो तस्बीह करने से फारग हुए तो उन्होंने जगन की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा, कैसे हो भाई? खुदा का शुक्र है, जगन ने जवाब दिया। कैसे आए हो? जितना जान सकता हूँ वो जान लेता हूँ और जो नहीं जान सकता उसके लिए आपके पास आ जाता हूँ। आप इल्म वाले हैं और एक नेक इंसान हैं, जगन ने कहा।
मुझ पर खुदा का फजल है, जो वो जानता है वो हम नहीं जानते। बुजुर्ग ने इंकसारी से कहा, और ना ही जान सकते हैं। बेशक, जगन ने कहा और उस रोल किए कागज को खोलकर बुजुर्ग के सामने कर दिया। उस पर रिमशा की तस्वीर बनी हुई थी। जगन ने कहा, ये मेरे दोस्त अनायत साहब की बेटी हैं। नाम शमसा था। वो मर गई थी, लेकिन मैंने उसे जिंदा देखा है अपनी आंखों के सामने। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर मुंह ही मुंह में पड़ रहे थे, फिर बोले, वो शमसा नहीं है, लेकिन उस जैसी है। कोई फर्क नहीं है, जगन ने कहा। हाँ, उसे उस मरहुमा लड़की का रूप दिया गया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, क्योंकि वो इंसान नहीं। बुजुर्ग ने कहा, तो वो क्या है? जगन ने तहय्यर अमीज निगाहों से उनकी तरफ देखा। वो इंसान के रूप में है। बुजुर्ग ने उसी पर इत्तफा किया। ये सुनते ही जगन तहय्यर अमीज निगाहों से देखने लगा। वो उनकी बात समझ गया। वहाँ वो क्या कर रही थी? वो तुम्हारे मोहल्ले में रहती है, बुजुर्ग ने बताया। कहाँ? जगन ने फौरन पूछा। तुम अभी ये मत जानो, अपना जिक्र जारी रखो, मैं भी जिक्र करता हूँ, बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो मकान जो वीराने में मौजूद है, वो शैतानी मखलूक का मस्कन बन चुका है। वहाँ उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पर हमले होते हैं। कभी चलो मेरे साथ वहाँ जिक्र करते हैं, बुजुर्ग ने कहा। अल्लाह ने चाहा तो वो जगह उनसे पाक हो जाएगी। मैं हाजिर हूँ हाफिज साहब, जगन ने कहा। एक बात और, तुम इंसानी तस्वीर मत बनाया करो, ये ठीक नहीं। आज से इंसानी तस्वीर नहीं बनाऊंगा। बुजुर्ग अपना जिक्र करने में मशगूल हो गए। जगन भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहा और फिर इजाज़त लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने वो तस्वीर फाड़ दी और उसके टुकड़े गली में गुजरते हुए एक घर के बाहर रखे कूड़े के ड्रम में फेंक दिए। उन बुजुर्ग को हाफिज जी ही सब कहते हैं। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उनका वक़्त इबादत में ही गुजरता था। उनके पास बहुत से मुअक्कल थे जिनको उनसे और हाफिज जी को जगन से खास मोहब्बत थी। जगन उनके मुअक्कल के जरिए ही कुछ जान पाता था। अजहर खान के दिमाग में रानी को पाने का भूत सवार था। शैतानियत उसके अंदर दौड़ रही थी। वो नूरंग के इशारों पर चलता था। दौलत की हवस उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रानी के पाने से उसे क्या कुछ मिलने वाला था, वो इस जुनून में बहुत दूर तक जाने की सोच बैठा। उसने अपने आदमियों को रात ही को फ़ोन कर दिया। जिस जगह उसके आदमी मौजूद थे, उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह करने के बाद वो मुराद अहमद के घर की तरफ चल पड़ा। अब महज उसके एक इशारे की ज़रूरत थी। अजहर खान ने मिर्ज़ा फाजली से सारी बात तय कर ली। वो अभी रानी का रिश्ता मांगने वाला था। इनकार की सूरत में उसकी एक फ़ोन कॉल अपने आदमियों को बुला लेती, जो डाकुओं के रूप में आते और फिर सबको गोलियों से भून डालते और रानी को उठाकर ले जाते। अजहर खान ने यह भी हदायत की कि उसे भी जख्मी कर दिया जाए, लेकिन गोली इस तरह से मारी जाए कि महज गोश्त फाड़ कर निकल जाए, ताकि उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए। वो सफाकी की हर हद पार कर जाने के मूड में था। वो एक शैतान के नरगे में था और वो शैतान नूरंग खुश था कि उसका चेला ज़मीन पर फसाद करने के लिए पर तोले बैठा है। अजहर खान और मिर्ज़ा फाजली दोपहर के वक़्त मुराद अहमद के घर पहुँचे। तब दोपहर का खाना तैयार था। वो अपने कमरे में गए। उन्होंने मुंह हाथ धोए और खाना खाने के लिए मुराद अहमद के साथ नीचे आ गए। अजहर खान ने सोचा कि वो खाना खाने के बाद रानी की बात करेगा। इधर उधर की बातों में वो खाना खाते रहे। खाना खत्म हुआ तो चाय आ गई और चाय पीते पीते अजहर खान ने बात का आगाज कर दिया। आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक या हजार बात कीजिए, मुराद अहमद ने खुश होते हुए कहा। आप इनकार तो नहीं करेंगे? अजहर खान ने पूछा। आपके लिए जान भी हाजिर है, मुराद अहमद ने हंसकर कहा। लेकिन पहले आप मेरी एक बात सुन लें। मेरी बेटी रानी ने गांव नहीं देखा, उसमें परेशानी की क्या बात है? मिर्ज़ा फाजली ने फौरन कहा। रानी की ख्वाहिश है कि वो आपके साथ गांव जाएगी और आपकी हवेली में मेहमान बनकर रहेगी। मुराद अहमद की इस बात ने जैसे अजहर खान को मसर्रत से सरशार कर दिया। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था और यहाँ रास्ता उसके हक में बिल्कुल साफ था। अरे यही तो हम कहने वाले थे कि हम आप सबको अपने गांव जाना चाहते हैं, वहां आपको मेहमान बनाकर रखेंगे। हम में अब कोई अजनबियत नहीं है, हम एक फैमिली की तरह से हो गए। मिर्ज़ा फाजली ने सुनते ही कहना शुरू कर दिया।
लीजिए, फिर हमने आपके मुंह की बात छीन ली, तो फिर तैयार हो जाइए, बस हम निकल रहे हैं। मिर्ज़ा फाजली ने कहा, अभी आप यहाँ रहेंगे? नहीं, काम बहुत है, हमें आज ही जाना है। आप सब तैयार हो जाएं। आप अपने बेटे की हवेली में जा रहे हैं। अजहर खान ने रानी की माँ की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा है कि रानी अपनी मुलाजमा और भाई नसार के साथ जाएगी, हम फिर कभी आएंगे। गांव वो देखना चाहती है, मुराद अहमद ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन आप भी चलते तो अच्छा था, अजहर खान ने कहा। अब आना जाना लगा रहेगा, हम भी आएंगे। माँ जी, आप तो चलें। अजहर खान ने रानी की माँ की तरफ देखा। मुझसे सफर नहीं होता, वरना मैं जरूर जाती, रानी की माँ ने मुस्कुराकर कहा। चले, कोई बात नहीं, रानी मेरी बहन जैसी है, लेकिन हम रानी को तब ही आने देंगे जब आप सब उसे लेने के लिए आएंगे, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। ये ठीक है, मुराद अहमद ने कहा और सब हंसने लगे। अजहर खान बहुत खुश था, उसके वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं था। रानी उसकी हवेली में जा रही थी और आगे उसे क्या करना था, उसने वो सब उसी जगह बैठे बैठे सोच लिया था।